दिल्ली जीत के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार भी पहुंचे और होली से पहले ही किसानों को बड़ी सौगात दी। भागलपुर में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त आज जारी की, जिसके तहत देश भर के करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में कुल 22,000 करोड़ रुपए पहुंचे। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जीतने के बाद पीएम ने अब बिहार के चुनावी कैंपेन का भी आगाज किया है बीजेपी के लिए। भागलपुर में पीएम ने करीब 50 मिनट की स्पीच दी, लेकिन इस वक्त बिहार के अंदर जबरदस्त चुनावी हलचल चल रही है, जिसमें 5 से 6 चीजों को लेकर के चर्चा है। 2025 चुनाव के लिए सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये बात तो आज मंच से साफ हो गई। साथ ही सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जल्द ही राजनीति में लॉन्च यानी कि उनकी एंट्री हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार के अंदर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेंगे या दोनों अपना अलग अलग रास्ता तय करेंगे। आपको याद होगा कि अभी तक राहुल गांधी कई दौरे बिहार के कर चुके हैं। एक नया चुनाव प्रभारी, एक नया प्रदेश प्रभारी भी कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किया है। तो क्या आरजेडी से अलग होकर के कोई ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी अपनी वहां पर बनाई है, उनका क्या असर होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह इस वक्त, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उसको लेकर के जमकर हमला बोला इंडिया गठबंधन के ऊपर प्रधानमंत्री ने भागलपुर में, और कहा कि जो लोग अयोध्या में राम मंदिर और महाकुंभ को कोसते हैं, उन्हें बिहार कभी माफ नहीं करेगा। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बिहार के अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत उसी भागलपुर से की जहां आरजेडी की मुस्लिम यादव राजनीति का जन्म हुआ था। पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे एनडीए का, क्योंकि उन्होंने नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री बुलाया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी इस पर चुटकी ली और कहा कि 15 साल से और 15 सवाल बिहार की जनता आज प्रधानमंत्री से पूछ रही है। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे। पहले से ही जाति जनगणना बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जब राम मंदिर की बात की है, महाकुंभ की बात की है, तो मंडल और कमंडल, क्या बिहार में भी चलेगा मोदी मॉडल? महाकुंभ से एकता का संदेश, क्या इसी से बीजेपी को मिलेगा बिहार में जनादेश? हमारे साथ जुड़ गए हैं राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के, और नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के। थोड़ी देर में ही कन्हैया भिलारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। नवल किशोर जी, आज प्रधानमंत्री ने एक भविष्यवाणी कर दी है कि जो लोग राम मंदिर को कोसते हैं, अब महाकुंभ को कोस रहे हैं। इशारा तो आपकी पार्टी की तरफ ही है। उनको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, ये जो लोग दंगा राज वाले हैं, जो लोग देश में भाईचारा चोर के नाम से जाने जाते हैं, जो लोग बिहार में पिछले 20 साल से लगातार झूठ बोल के सत्ता में हैं, वो सिर्फ 2005 के पहले की कमियों गिनाते हैं। उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। पिछले 20 साल में जो मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े थे, उन पर 60 घोटाले गिनाए थे। यही प्रधानमंत्री 2015 में। आज तक उस 7 घोटालों का जांच नहीं करा पाए।
ये वही प्रधानमंत्री है जो आड़ा में जाकर 1,25,000 करोड़ घोषणा किए थे, आज तक उसका हिसाब नहीं दिए। ये यही मुख्यमंत्री उनके बगल में बैठे हुए थे जो कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने का अभी तक मांग नहीं मनवा किए। ये कैसा डबल इंजन की सरकार है जो 20 साल से राज्य में और 11 साल से केंद्र में है, फिर भी बिहार को एक पलायन प्रदेश उनके अपनी ही। पर अभी तो वो अतीत की बात ही नहीं कर रहे। 3 बार कहा कि बिहार राज्य, वो तो आज के दौर की बात कर रहे हैं, वो तो महाकुंभ की बात कर रहे हैं जो अभी भी प्रयागराज में चल रहा है। वो तो अतीत में जा ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं जंगलराज वाले हमारी धरोहर से, आस्था से नफरत करते हैं, महाकुंभ को कोसते हैं। नहीं, धरोहर उनकी नहीं है, धरोहर हिंदू धर्म की है। वो धार्मिकता से धर्मांता की ओर लोगों को ले जाना चाहते हैं। वो कभी कहते हैं कि हम तो पैदा ही नहीं हुए, हम अवतार हैं। उनको पहले जांच करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। वो कहते हैं राम को हम लेकर आए हैं। वो कहते हैं महाकुंभ का जब आयोजन का दम भरते हो, प्रचार करते हो, तो जो वहां पर लोग मरे उसका जिम्मेदारी भी उठाना चाहिए था। आप आंकड़े नहीं दे पाए। रेल के डब्बों में जिसमें 60 लोग बैठ सकते हैं, 70 लोग बैठ सकते हैं, 60-60 लोग जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। जो लोग ये सब जगह पे फेल हो जाते हैं, वो पूरे देश में घूम कर कहते हैं कि ये लोग धर्म के विरोधी हैं, धरोहर के विरोधी हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि जिस तरह का ये धर्मांता फैला रहे हैं उससे पूरा देश एक अलग तरीके के राजनीति में जा रहा है। और यही काम उन लोगों ने पिछले 20 साल में, नहीं तो हिसाब देते ना। बताइए राधिका खेड़ा, हिसाब दीजिए, धर्म के ठेकेदार मत बनिए। कहाँ गया चीनी मिल? हाँ, महाकुंभ सबका है, राम मंदिर सबका है, अकेला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वहां पे बता दिए जहां पर ईंट भी नहीं चला था। ठीक है, बताइए राधिका खेड़ा, धर्म के ठेकेदार मत बनिए आप। कोई नहीं कोस रहा महाकुंभ को। अगर राम मंदिर सबका है तो अडवाणी जी के रथ को रोकने का काम लालू प्रसाद यादव नहीं करते। अगर राम मंदिर सबका है तो सहपरिवार कई बार दर्शन करके आ चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनको सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। बिहार को जंगल राज में बदलने वाले लोग, बिहार में पशुओं का चारा तक खा जाने वाले लोग। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, पूरा देश में दंगा फैला है। आपको क्या लगता है ये टीवी डिबेट? आपको लगता है टीवी डिबेट? आपको लगता है टीवी डिबेट आपका जंगल राज है? पर एक फैलाते हैं आप, ये अपने नेता की तरह जंगली की तरह बिहेव करेंगे। प्रोफेसर साहब, ओपनिंग कमेंट तो लेने दीजिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वाजपेयी जी भी इंतजार कर रहे हैं। ओपनिंग कमेंट, उसके बाद आप अपना मैं जानती हूँ लालू प्रसाद यादव जी, मैं बहुत भली भांति वाकिफ हूँ इस बात से कि लालू प्रसाद यादव जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इसीलिए उनके प्रवक्ता भी इसी तरीके से जब एक महिला बोलती है तो बीच में बोलने लगते हैं। मैं अपनी दोबारा से बात कहती हूँ, बिहार को जंगल राज बनाने वालों को तकलीफ होना तो लाजमी है। बिहार में जिन्होंने पशुओं का, वापस टॉपिक पे आते हैं, वापस टॉपिक पे आते तरीका है, वापस टॉपिक पे आते हैं। राधिका खेड़ा, सीधा सवाल उसका जवाब दीजिए। 20 साल में सर प्लीज, पशुओं का नवल किशोर जी, देखिए पूरा डिबेट गुजर जाएगी और अब यही तू मैं करते रहेंगे एक एक करके। तो ऐसे में अभी हम आएंगे, अभी हम चारा घोटाले पे नहीं, अभी हम महाकुंभ पे बात कर रहे हैं। राधिका खेड़ा, सीधा सवाल आपसे ये है कि जब आपके पास और कुछ नहीं बचता है तो आप फिर से धर्म की बात करते हैं। 20 साल से आप लोग सत्ता से इसीलिए बाहर है, 20 साल से ये लोग सत्ता से इसीलिए बाहर है क्योंकि जिनके नेता हो या प्रवक्ता इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन उनकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाई देती है, जनता के बीच में इनके नेताओं की दिखाई देती है। और यही रीजन है जो बिहार लगातार इनको बाहर रख रहा है। पद्मजा जी प्लीज आप या तो इनको म्यूट कर दीजिए वरना मैं बोलना बंद कर देती हूं। लगातार आदमी जंगलियों की तरह मेरे बीच में बोल रहे हैं, ये तरीका ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि महाकुंभ को कोई कोस रहा है? हमने तो नहीं कोसा, कह रहे हो, हमने नहीं कोसा। की जनता इनको सुनना चाहती है पद्मजा जी। अगर बिहार की जनता को आरजेडी को सुनना होता, लालू प्रसाद यादव जी को सुनना होता, तेजस्वी यादव को सुनना होता, घोटाला करने वालों को सुनना होता, बिहार को जंगल राज बनाने वालों को सुनना होता, पशुओं का चारा खाने वालों को सुनना होता, तो 20 साल से ये सरकार में होते। लेकिन ये नहीं आते हैं। इन्होंने हर कोशिश कर ली, हर छलावा कर लिया, कांग्रेस के साथ मिलके भी, उनसे अलग होके भी, एक शगुफा छोड़ के भी देख लिया कि संविधान खतरे में है, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जंगल राज के उस काले अध्याय से बाहर निकला। जब लालू प्रसाद यादव को कोई गाड़ी पसंद आ जाती थी तो वो गाड़ी उठा के उनके घर की पार्किंग लॉट पे पहुंच जाती थी। इस तरीका का हाहाकार था, लोग घर से निकलने से डरते थे। आज बिहार का किसान समृद्ध हो रहा है,
ठीक है, तो मछली अगर इतनी उत्पादन समृद्धि में हो रही है आत्मनिर्भर तो हो फिर रहा है। बार बार वहाँ के आज धर्म की अपने बात करने की क्या जरूरत है? किस तरीके से यही तो वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपके सारे वादे पूरे हो गए, अगर आपने स्पेशल पैकेज दे दिया, अपमान करेगा। पद्मजा जी, अगर हमारे धर्म का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का कोई लगातार अपमान करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हिंदू हमेशा इसीलिए पीछे रह जाते हैं और हमेशा ये सोचा जाता है कि हिंदू डर गया। हिंदू डर नहीं रहा है, हिंदू आज बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हर हिंदू के पीछे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, जो सबकी आवाज बन के खड़े हैं। और ये लोग जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को, जो इस देश की मेजॉरिटी है, उनको डराने धमकाने का काम करते हैं, वो नहीं होगा। आप रामलल्ला को गाली नहीं दे सकते, आप राम मंदिर को गाली नहीं दे सकते। आपने रथ रोका, उसका आज तक आपको सजा मिल रही है। जो राम मंदिर के लिए रथ चल रहा था, उसको रोकने का पाप जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, उसका नतीजा है कि ये आज तक वापस नहीं आ पा रहे हैं सत्ता में। तो राम जी सब देख रहे हैं, राम जी सब कर रहे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो बिहार की जनता भी लगातार जवाब दे रही है। और बिहार की जनता क्यों ना जवाब मांगे? आप अगर जंगल राज करेंगे, आप भगवान को गाली देंगे, आप लगातार राम मंदिर को गाली देंगे, आपको तकलीफ, आप मत जाइए, बताइए, आप मत जाइए राम मंदिर पर। आपको ये कौन सा संविधान का पेज, ये आपने रथ रोका था, आपका राजनीतिक रथ रोक दिया जनता ने। आपको सिर्फ कुंभ में गलती दिखाई देती है। मुझे बताइएगा पद्मजा जी, आज करोड़ों लोग उस कुंभ में नहा रहे हैं, जो यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग उधर नहा चुके हैं। क्या एक बार भी खाने में थूकने का कोई इंसिडेंट आया? क्या एक बार भी किसी और धर्म के समुदाय के लोगों के धर्मस्थली के बाहर जाके हंगामा करने का ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। किसी मुसलमान को, या जो मुसलमान भी वहां पे डुबकी लगाने आए, उनको भगाने का कोई सामने आया? नहीं आया। लेकिन ये लोग चाहते थे कि महाकुंभ जो है वो फेल हो जाए, वहां पे हाहाकार मचे, इनकी कोई कोशिश पूरी नहीं हुई। इनके तो नवल किशोर जी, समाजवादी पार्टी के लोग तो वहां पे जाके गंभीर आरोप लगा रही है कि आप चाहते थे कि महाकुंभ फेल हो जाए। वहां पे वो चाह रहे थे किस तरीके से आपकी राजनीति के लिए। नवल किशोर जी, देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है। आप काम करते ही नहीं है तो भरोसा भी कैसे होगा? आप लोगों को गुमराह करते हैं, केवल योगी जी और मोदी जी का चित्र लगाते हैं और कहते हैं कि हम पूरा विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जैसे लगता है कि भाजपा का आयोजन है। जब वहां पे भगदड़ हुई, आप कहां थे? आपके मुख्यमंत्री को तो जानकारी भी नहीं थी पहला 24 घंटा में। उसी प्रकार से रेल मंत्री को जानकारी नहीं थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 17-18 लोग मारे गए। तो इस तरह का जो आयोजन आप करते हैं, जिसमें कुव्यवस्था ही कुव्यवस्था रहती है, आपका एकमात्र जो सोच है वो सत्ता का लाभ लेना है। उसके लिए राम जी का भी फायदा उठाएंगे, महाकुंभ का भी फायदा उठाएंगे, धर्म पर राजनीति करेंगे, जो कि संविधान विरोधी है। आपके जैसे लोग जो कि कम्युनल हैं, इस देश को कम्युनल युग में जाकर ठेल दिए हैं। और बिहार में जहां पर 20 साल से शासन में है, आप बताइए कि 11 साल से केंद्र में शासन है, फिर भी लालू यादव, और 2005 के पहले का बात करते हैं, ये कैसा मुख्यमंत्री है? 2000 पहले के कहता है कि 2005 के पहले की महिलाएं कपड़ा ही नहीं पहनती हैं। ये कैसी आप महिला है जो उन पर सवाल नहीं उठाती हैं? अरविंद वाजपेयी जी, ये अवसरवादिता है कि आप राम का भी फायदा उठाते हैं, कुंभ का भी फायदा उठाते हैं। सवाल फायदे नुकसान का नहीं है, सवाल आस्था और निरस्ता का है। एक तरफ आस्तिक लोग हैं, एक तरफ नास्तिक लोग हैं। नास्तिक लोगों से क्या डिबेट करी जाएगी? कौन इनको समझाएगा? अरे ये सनातन धर्म हजारों साल पुरानी परंपरा है कि ये जो कुंभ स्नान है, अरे उसमें मानने में क्या दिक्कत है? आपको मानने में क्या दिक्कत है? जब आप नहीं मानते हैं, आप मान लीजिए, जब आप अगर आपकी आस्था नहीं है, सुन लेना, अरे सुनो तो सही ना, जवाब दे देना, जवाब दीजिए ना, एक-एक करके। अरे क्या हो गया? आपको कोई नहीं टोकता प्रोफेसर साहब, ऐसे डिबेट नहीं होती। देखिए, अगर आपकी आस्था नहीं है तो आप गालियां देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जब आप किसी चीज को मानते ही नहीं है तो गालियां देंगे ना। लेकिन ये अधिकार आपको है नहीं। नहीं, आपकी आस्था हो न हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, पर वो नास्तिक कैसे हो गए? वाजपेयी जी, वो नास्तिक कैसे हो गए? वो नास्तिक कैसे हो गए? क्योंकि आपने कुंभ का आयोजन कराया तो बाकी सारे लोग, बाकी सारी पार्टी नास्तिक थोड़ी ना हो गए। अब वो कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेंगे हिंदुत्व। हम आयोजन की बात नहीं कर रहे। अगर ये नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम ये कह रहे कि अगर ये गाली देंगे तो इनको क्या कहा जाएगा? ये गाली दे रहे हैं ना। कुंभ को क्या बोल रहे हैं? मृत्यु कुंभ है, मृत्यु कुंभ है। ये मृत्यु कुंभ है भाई? हमारे शास्त्रों को पढ़िए, हमारे पुराणों को पढ़िए, एक एक चीज का वर्णन है, उसमें सारी कथाएं हैं, सारी काल्पनिक घटनाएं नहीं है, घटनाएं सच्ची हुई हैं। हम
अमृत निकला था। आप अरे भाई, अरे अरे अरे, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है आपको, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, तो इसलिए आप उसको डिनाई करोगे। लेकिन ये अधिकार नहीं है आपको, ये आपको अधिकार, मैनेजमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अरे अरे, ये साथ साथ तो नवल किशोर जी एक एक करके साथ साथ थोड़ी होता है, आप तो समझदार व्यक्ति हैं। अभी सिर्फ वाजपेयी जी बोलेंगे, अभी सिर्फ अरविंद वाजपेयी बोलेंगे, फिर आपको मौका देंगे। हमारा सिर्फ, हाँ देखिए, प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही हैं कि ये लोग सनातन को गाली देते हैं, इनको कोई हक नहीं है, हम उसी पक्ष के हैं। इनकी आस्था है नहीं है ये जाने, इनका काम है, लेकिन हमारी आस्था को ये चोट नहीं पहुंचा सकते। ये कुंभ को मृत्यु कुंभ नहीं कहेंगे, कुंभ को ये बकवास नहीं कह सकते। ये अधिकार किसी ने दिया? अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार संवैधानिक है हमारा। एक तो ये बात। दूसरी बात, उन्होंने अगर ये बात कही कि चारा खा गए ये पशु का चारा खाने वाले, तो क्या गलत बोला क्या? लालू यादव को सजा हुई है 3 मुकदमों में, और उसके बाद वो आज भी जमानत पे हैं। ये तो फैक्ट है ना, इसको कौन डिनाई कर देगा? 5 से पहले जंगल राज था, लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है। रामविलास पासवान जी गाड़ी लेके जाते थे, उनकी गाड़ी के नीचे कीलें बिछवाई जाती थी। ये कोई कहानियां नहीं है, आई हैव सीन, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। तो वो लोग भूल नहीं जाएंगे, और चूंकि वो घटनाएं यंग जनरेशन को नहीं मालूम है, तो उनको बतानी भी पड़ेंगी, क्योंकि ये फिर कोशिश में है कि किसी तरह से जनता को गुमराह करके हम सत्ता में आ जाए, जो कि होने वाला नहीं है। ये जात पात पे बांटने वाला कार्यक्रम खत्म हो गया, ये पुराना नुस्खा है। फिर इन्होंने एक और ये बड़ी बात बोली है, देखिए इन्होंने इन्वेंशन की, एक और इन्वेंशन, देखिए और नवल किशोर जी ये जरूरी बात बोली है इन्होंने कि भाई, हाँ, अरविंद वाजपेयी ने कहा ये जात पात की राजनीति अब उसका वक्त लद गया है, उसका समय लद गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोगों को जातियों में बांटा गया था और इसी से कई पार्टियों का उदय हुआ था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब भागलपुर जाते हैं तो वो कहते हैं ये एकता का कुंभ है, यानी कि जातियों में बट करके मत सोचिए, एकता का कुंभ है, यानी कि एकता का संदेश दिया है। वहां पर जातिवादी राजनीति पर चोट है ये। बिल्कुल नवल किशोर जी, वाजपेयी जी चाहते हैं कि जो गरीब, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो हनुमान लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो दलित है वो दलित रहे, जो ओबीसी है ओबीसी रहे। नहीं तो जातीय जनगणना बिहार में हुई, उसके आधार पे 65% आरक्षण बढ़ाया गया, जिसको इन्होंने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अभी तक सरकार उसको नवी सूची में नहीं डाली। ये दर्शाता है कि जाति विरोधी ये लोग हैं, जातीय गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। हम तो जातीय गैर बराबरी को दूर करना चाहते हैं। मंडल कमीशन जो है वो एक वैज्ञानिक टेक्स्ट है, इसके आधार पे जातीय गैर बराबरी को दूर करने का एक रास्ता बनाया, वो संविधान संगत था। प्रोफेसर साहब वो तो उसमें जा ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं कि हम जात पात की राजनीति ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हर कोई एक है, हर किसी को एक ही दर्जा मिलेगा। नहीं, हर कोई एक कैसे कुंभ में किसी की जाति नहीं पूछी जाती। हर कोई मैम कैसे एक है आप बताइए। आप कुंभ में देखिए ना, पता थोड़ी ना चलता है कौन किस जाति का है। संविधान निर्माता नहीं, आप मानते हैं ना, संविधान को मानते हैं आप, संविधान के निर्माता को मानते हैं। अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है, 4 जाति में जो बटा हुआ है अलग अलग में, उसमें ये व्यवस्था बनाई गई है कि 4 तला के तरह है, जो जिस तल पे जो जिसमें जन्मेगा उसी में मरेगा, जो दलित रहेगा वो दलित में ही मरेगा, जो ओबीसी है ओबीसी में। तो ये ऊंच नीच वाली जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पर आपको लगता नहीं है कि जब कोई आदमी कुंभ आता है तो वहां से जो भावना होती है वो इस जाति वाली राजनीति के खिलाफ जाता है, उस पर चोट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो क्या कुंभ नहाने के बाद क्या उनकी जाति बदल जाती है? वो सवर्ण हो जाते हैं, वो अग्रणी हो जाते हैं, उनकी दलित स्थिति खत्म हो जाती है। नहीं, वो सब एक समान रहते हैं ना। वहाँ पे कटरीना कैफ जाती हैं, वो भी वैसी ही हैं। वहाँ पर बिहार भागलपुर से कोई जाता है, वो भी एक जैसा ही है। सब एक ही घाट में है, सब एक ही संगम पे हैं, सब एक ही पानी में डुबकी ले रहे हैं। वहाँ कोई थोड़ा ना फर्क ऊंच नीच की या जात पात की होती है, वहाँ तो हर कोई एक जैसा ही है। नहीं तो क्या उससे
नहीं तो आप ये बताइए कि क्या जातीय गैर बराबरी कल 26 तारीख के बाद मिट जाएगा? क्या जो दलित पिछड़े हैं उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी? जो 65% आरक्षण की बात है जिससे कि जातीय गैर बराबरी दूर हो सकती है, उसका तो दूसरा मॉडल बताइए राधिका खेरा, क्या ये ऊंच नीच जो समाज में ऊंच नीच है वो थोड़ी ना खत्म होगी? वो लोग इतने सिर्फ एक महाकुंभ में डुबकी लगा लेने से। पद्मजा जी देखिए, पद्मजा जी नास्तिकता की हदें पार कर चुके हैं कांग्रेस और उनके साथी आरजेडी। चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे अभी आप सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाइए कि कुंभ में क्यों कोई एक जगह खोल लीजिए जहां से आस्तिक और नास्तिक मेरा पूरा परिवार, पद्मजा जी मेरा पूरा परिवार वहां होके आया। अब मैं इनके बीच में नहीं बोली है। इनको आप एक तो ना आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये वो बिहार है या टीवी चैनल है। ये बिहार नहीं है उस समय का जहां लालू प्रसाद यादव अपहरण होने के बाद फैसला अपने घर में कराते थे। तो ये वाला समय नहीं है कि आप गुंडागर्दी करके हर बार सबके बीच में बोलेंगे। चुप रह के सुनिए ना, आपको बिहार की जनता सुन रही है। और मैं पद्मजा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इनको म्यूट किया जाएगा क्योंकि इनको बार बार चिल्लाने की बीमारी है बीच में। हाँ ठीक है, नवल किशोर जी प्लीज, ये डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। इनके पास ना कोई तथ्य है। नवल किशोर जी आपको मौका मिलेगा। इसी तरीके से बिहार को डिरेल करने का काम किया। अब मैं बात करती हूँ। आप सवाल पूछा है, आप चिल्लाए जा रहे हो। ये आपका जंगल राज नहीं है। म्यूट करिए। ऊंच नीच थोड़ा मिटेगी, जात पात भी नहीं मिटेगा। देखिए क्या है, राधिका खेरा, ये हर चीज जात पात पे लेकर आना चाहते हैं। ये हर चीज जात पात पे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकारें हमेशा सिर्फ एक ही लाइन पर चलती है, सबका साथ सबका विकास। ना धर्म देखा जाता है ना जाति देखी जाती है। हम सब कुंभ होके आए, कभी किसी ने कुंभ में ये नहीं पूछा कि हमारे साथ जो वहां पे स्नान कर रहा है वो कौन से धर्म से है, कौन से जाति से है। ना कोई जानता था ना कोई पूछता था। यही तो हिंदू धर्म की एकता, यही तो हमारे सनातन धर्म की एकता, अनेकता में एकता है कि हम किसी को कुछ भी मना नहीं होता और सब खुशी खुशी करते हैं। लेकिन देखिए ना, ये हर चीज लाकर आना चाहते हैं जात पात पे, इसीलिए इन्होंने ऐसे बिहार को पीछे रखा। लेकिन अगर आप देखेंगे, जब तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो प्रति वर्ष आय जो बिहार में लोगों की थी वो महज 8,223 रुपए थी। आज वो यूपी बंगाल को पीछे छोड़ चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपीस है, जो यूपी और बंगाल जैसे बड़े बड़े प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। तो बिहार प्रगति कर रहा है, ये बात इनको तकलीफ दे रही है। जो 6,000 कुछ रुपए आय होती थी प्रति व्यक्ति, आज वो 66,000 पे आ गई है। तो तकलीफ होना तो देखिए लाजमी है। जो अपने घर में मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव अपहरण के बाद सुलझाना कराते थे और सेटलमेंट कराते थे, आज प्रति व्यक्ति आय इतनी बढ़ेगी तो उनको तकलीफ होगी। मखाना विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है, बिहार का मखाना। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से स्वयं कहा कि 300 दिन तो वो स्वयं मखाना खाते हैं, जो आप और हम भी खाते हैं। पहले कोई जानता ही नहीं था कि बिहार से आता है, ये फैक्ट है। अगर आप बच्चों से पूछते उनको पता नहीं था। आज बिहार का मखाना घर घर विदेश में जा रहा है, कितना बिजनेस बढ़ रहा है। और तो इनको तकलीफ होना लाजमी था। बिहार प्रगति के प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहा है और इनके जंगल राज को लगातार लात मारता आ रहा है, तो इनको तकलीफ होनी है। मैं फिर बोलूंगी, जितना चाहे कोशिश करेंगे बिहार को, पूरे देश को बांटने की, हम उतना ही सबका साथ सबका विकास करके बिहार और पूरे देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और किसी से नहीं पूछा जाएगा जब वो कुंभ में स्नान करेंगे कि वो कौन से धर्म जाति समुदाय से आते हैं। सारे सनातनी एक हैं और सबको पूरा पूरा अपना हक मिलेगा। ठीक है, सनातन की शक्ति क्या काम करेगी? सांसद पप्पू यादव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या ये विकास और आस्था का जो फॉर्मूला है वो काम करेगा बिहार में? पप्पू यादव जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। देखिए, पहले तो मेरी बात ले लीजिए, मैं अलग हट जाऊंगा, आपको फिर घों करना हो करते रहिएगा। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए बिहार के बारे में। 1.25 करोड़ लोग पलायन करते हैं बिहार से। पहले कितना करते थे? 68 लाख, अब 1.25 करोड़, बढ़ता चला गया। नरेंद्र भाई मोदी जी जब गए, पहली बार आए थे तो द्वारकाधीश बने, बोले मैं यादव हूं, द्वारकाधीश से आया हूं, विशेष राज विशेष पैकेज बिहार को मैं ही दे सकता हूं, आप हमको एक बार आप मदद करिए, मैं आपको विशेष राज दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। उसके बाद ये तीसरे बार हो गए, एक बार भी चर्चा इन्होंने नहीं की। उसके बाद पर्यटन पर आप उठा करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, देश का सबसे ज्यादा पर्यटन गुरु नानक, गुरु गोविंद साहब, सीता,
कर्ण, मिथिला, चाणक्य, मंडन मिश्र, बौद्ध, महावीर, सुन, विश्वामित्र, विद्यापति कवि, राजकवि दिनकर, वाल्मीकि, वैशाली, स्वतंत्रता की जननी, साहित्य और संघर्ष, अध्यात्म की धरती बिहार। आप एक बार भी पर्यटन पर आज तक 11 सालों में कोई चर्चा नहीं हुई। कभी हम पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया। आप चले आइए, हम इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आज जब वो भागलपुर गए तो भागलपुर में उन्होंने कहा, एक बार भी ये चर्चा नहीं किया कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। उन्होंने कहा लाडले मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के। तो मेरी बात गौर से सुनिएगा तो सुनिए, नहीं तो भैया हमको क्या दिक्कत। नहीं, पर उन्होंने जिक्र किया नीतीश जी का और कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। एक तो भैया जब जिन जिन लोगों का उन्होंने तारीफ किया, चाहे बाला साहब ठाकरे, अडवाणी जी, जोशी जी, उमा जी, महबूबा जी, सब गए, सब खत्म हुए। शिंदे जी हनुमान बनाए जिनको, सबको खत्म किया। अब आइए डीएनए को याद दिलाता हूं। जब नीतीश कुमार जी करोड़ों करोड़ बाल डीएनए के नाम नहीं, पर पप्पू यादव जी, आप ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और राजद जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच में किसी तरीके से दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी ने तो कम से कम 3 बार बोल दिया है कि हम भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, इस बार को गलती नहीं होगी, तो सुनिए, वो गलती दोबारा कतई नहीं करूंगा। ये तो 3 बार बोल चुके हैं। मेरी बात तो सुनिए। अभी मध्य प्रदेश में नीतीश जी पर इतने बड़े हमले किए कि नीतीश जी सदन में महिला विरोधी बयान दिया, मैं मोदी हूं, देश के महिलाओं का सम्मान मैं करना जानता हूं। तो बीजेपी कितना करना जानती है वो दुनिया को पता है। तो कितना बड़ा गाली दिए थे, हमला किए थे, वो आप उसको देखिए। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी बीजेपी? ना भैया, नीतीश जी के बगैर बीजेपी का कल्याण इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात, ये भागलपुर गए, जहां जाते हैं वही झूठ बोलते हैं। ये दिल्ली में बोले जमुना का पानी पीते हैं और हम यही थे, जहां जाते हैं वहां झगड़ा लगाते हैं। हरियाणा गए, जाट वर्सेस करवा दिए, सिख गए, पंजाब गए, सिख वर्सेस करवा दिए, मराठा गए, मराठी वर्सेस करवा दिए, राजस्थान गए, कुछ ये क्या कहते हैं, सचिन पायलट का जो जाति है उसके वर्सेस करवा दिए, गुजर, मणिपुर गए, किससे झगड़ा कराया? मोदी जी ने कैसे झगड़ा कराया? झगड़ा तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत कर रहे थे राजस्थान में, उन्होंने कैसे झगड़ा कराया? मैडम अभी तो पता है सबको, जब ये यूपी बिहार आते हैं तो ये ज्यादा वर्सेस करवा देते हैं। नहीं, उन्होंने वर्सेस कैसे कराया? झगड़ा तो आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पहली पार्टी जो हुआ करती थी उसके अंदर हो रहा है। आपकी पार्टी तो खुद आपसे झगड़ रही है बिहार के अंदर। आप प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं मैडम? नहीं, मैं तो तथ्य रख रही हूँ, प्रवक्ता थोड़ी ना। तथ्य रखना तो सबका काम होता है। मेरा आग्रह है कि इनसे पूछिए, जब भागलपुर गए तो सिर्फ फैक्ट्री की बात क्यों नहीं की? ये जमालपुर के रेल कारखाने की बात क्यों नहीं की? ये एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं की? ये रक्सौल मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं की? ठीक है, बात क्यों नहीं की? ये चीनी मिल मधुबनी में, मधेपुर की दूध फैक्ट्री बंद है, उसकी क्यों नहीं बात की? ठीक है, पेपर मिल और दालचीनी मिल की बात क्यों नहीं की? ये जूट मिल की बात क्यों नहीं की? ठीक है, ये सारे सवालों का जवाब देगी भाजपा की प्रवक्ता। पर आप ये बता दीजिए मेरे को, क्या राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर? आपका क्या मत है? आपको लगता है दोनों पार्टियां साथ में मिलकर लड़ेंगी? वो गए थे किसान बीमा योजना, वो इतना झूठ बोलते हैं। 1400 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लिए, किसान के नाम पर चुनाव लड़ लिए, बोला एमएसपी लागू कर देंगे। हाँ। चुनाव जीतने के बाद वो लात मार दिए, ना मंडी सिस्टम, ना कृषि को उद्योग का दर्जा, ना उसको लेकर के तो अभी भी बातचीत चल रही है। एमएसपी को लेकर के तो अभी भी बातचीत चल रही है। अभी परसों तो हुई है प्रहलाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ एमएसपी को लेकर बैठक। मैडम पोटास और यूरिया आउट ऑफ मार्केट,
250 का 450 में, 600 का 1300 में, 900 का 1800 में, और मिलावट, तो ये उस पर चर्चा नहीं। ठीक। बिहार के विशेष राहत पे चर्चा नहीं, बिहार के विशेष पैकेज पे चर्चा नहीं, हाई डैम पे चर्चा नहीं, फरक्का पे चर्चा नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा मक्का और मखान, पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल, ये कितना झूठ बोलते हैं। पर उसका तो बोर्ड बना दिया ना, मखाना का बोर्ड बना दिया उन्होंने, जैसे कि टर्मरिक बोर्ड बनाया था पहले, हल्दी का बोर्ड बनाया था, अब मखाना का बोर्ड बना दिया इस बार बजट में। तो मैडम नरेंद्र भाई मोदी जी जब राजनीति में नहीं थे ना, तब से दुनिया को मखान जाती है, तब से ये मखान सिनेमा हॉल में बिकता है। बिल्कुल, पर उसको बोर्ड नहीं बना था, यानी कि किसानों को वन स्टॉप सेंटर मिल गया, आप एक बोर्ड से वो करेंगे। नारियल बोर्ड मोदी जी बनाए केरल का, कॉयर बोर्ड नहीं, पहले का बना हुआ है, दार्जिलिंग में मोदी जी बनाए। टर्मरिक बोर्ड बनाया उन्होंने। IMA पर एक बार भी, AMU किशनगंज पर बात नहीं, एक बार भी अनानस की खेती। चलिए, आपकी बहुत शिकायतें हैं पप्पू यादव जी, बट एक बात तो मेरे को बता दीजिए, क्योंकि आपको अंदर खाने की बात पता होगी, कांग्रेस और राजद साथ में लड़ रहे हैं इस बार बिहार में कि नहीं? मैडम सुनिए ना, हमको राजनीति नहीं आता है। अरे सर, आप तो सबसे ज्यादा पारंगत है राजनीति में, एक अपने बूते पे लड़के जीत गए आप। हमको राजनीति आती तो कोरोना में मरने के लिए नहीं जाते बाढ़ में, हमको राजनीति आती तो हमको भी धुरता ही आता, और हम भी बहुत पहले मुख्यमंत्री बन गए होते। हमें क्या कमी है? हम तो सेवा करते हैं, हम तो जात पात का भी पता नहीं है। हम बिहार के 13 करोड़ की बात करते हैं, हम सनातनी है, हम अध्यात्म की बात करते हैं। आपने सनातन की बात की, बिल्कुल आप सनातनी है। आज प्रधानमंत्री ने बोला, आज प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि देश में जो आधे सनातनी हैं, 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है, लेकिन सनातन का अपमान करने वाले को बिहार माफ नहीं करेगा। क्या आपको लगता है ये जो सनातन का उन्होंने उद्घोष किया है उससे बिहार चुनाव पे असर होगा? सुनिए ना, प्रधानमंत्री तो इतना झूठ बोले, 144 साल बाद लोगों को पहले तो ये जानिए 140 करोड़ की आबादी है भारत, 25 से 26 करोड़ लोग जैनी, बौद्ध, सिख, इस्लाम को मानने वाले हैं। नॉर्थ साउथ में अलग भगवान है, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड में अलग भगवान है। 84 करोड़ लोगों के पास 5 किलो अरवा चावल जाता है, तब वो खाना खाता है नरेंद्र मोदी के अनुसार। पर आपको लगता है जो ट्रेनों में भर भर के लोग बिहार में जा रहे हैं, जो सनातनी जा रहे हैं महाकुंभ, उसका असर आपको बिहार चुनाव पे होता दिख रहा है पप्पू यादव जी? आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे पप्पू यादव जी। मैडम सुनिए ना, हाँ, 26 करोड़ गए नहीं, साउथ वाले गए नहीं, क्या 3 आदमी के बाद एक आदमी कुंभ चला गया? और इनको डिजिटल, ये बाबा लोगों का, नागा का आतंक था, सनातन की आस्था पर हमला बोला ये लोग। 12-12 साल के बाद कुंभ लगता है। इतना बड़ा झूठ बोलकर लाखों हजारों लोगों को मरवाया। ये मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, क्या जरूरत थी नेता बाबा और नागाओं की? ये बाबाओं का गणेश परिक्रमा करते हैं, ये सुचुंदर सबका जाके मार्केटिंग करते हैं। देखिए, आप तो उन्हीं की बात को सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो कुंभ को कोस रही हैं, मार्केटिंग बुला रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं। मैं कृष्णवादी हूं, मैं कर्मवादी हूं, मैं भागवादी, भगवानवादी, किस्मतवादी नहीं हूं, मैं अध्यात्मवादी हूं, मैं मानवतावादी हूं। ये किसी के कहने से गाय बढ़ जाएगा? बारे बा, ये गांव घर में कुछ विधवा होता है, गोर लगता है तो कहता है जा हमरे है नहीं। ये आम का बात नहीं किया, ये पर्यटन का बात नहीं किया, ये विशेष राज्य के बात नहीं किए, एयरपोर्ट का बात नहीं किया, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे उसकी बात नहीं किया। मात्र 2 साल छोटा है इससे, कैसे बोल दोगे लाडला मुख्यमंत्री? ठीक है, क्या आपको आखिरी सवाल पूछती हूं आपसे कि जो एक सनातन की लहर चली है महाकुंभ को लेकर के, उसका चुनाव पे आप कोई असर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? और ये सारी तस्वीरें तो रोज ही हम देखते हैं, कैसे ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, रोज वहां पर प्लेटफॉर्म पे भीड़ दिखाई दे रही है। जब ये लोग वापस आएंगे तो चुनाव पे कोई असर होगा? से अयोध्या में ये जीत गए, मथुरा जीत, और जहां जहां भगवान थे वही हारे।
और ये तो इसीलिए वहां पर अयोध्या की बात में ये राजनीति किए तो यूपी हराया ना। सनातन को बेचा, झूठ बोला, सनातन के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। आप पूछिए चारों सनातन को शंकराचार्य बेचा? से, ये लफुआ बाबाओं का गणेश परिक्रमा करते हैं। किसने सनातन को बेचा? नहीं लगते, ये चोर उचक्का बाबा लोगों को ये मार्केटिंग करते हैं। किसने ये सनातन को बेचा पप्पू यादव जी? ये भगवान विरोधी है, ये ईश्वर विरोधी है, ये राजनीति खेलते हैं ये आस्था के साथ। इसलिए इन लोगों का, इनके दल का जाना तय है। ये डीएनए को गाली दिए थे ठीक है। और बिहार और बिहारी के विकास के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे युवाओं के रोजगार को छीनते हैं। ठीक है, आप विरोधी हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बड़ी शिकायतें भी हैं कि जो मूल मुद्दे हैं उनकी कोई चर्चा नहीं हुई आज प्रधानमंत्री की रैली में। लेकिन बताइए अरविंद वाजपेयी जी, एक बड़ा इन्होंने आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि सनातन को जो बेचते हैं उनकी बात बिहार नहीं सुनेगा, मार्केटिंग की है, बेचा है। और अयोध्या में देखिए क्या हुआ। देखिए, यही तो डेमोक्रेसी की स्वतंत्रता है, यही उसकी खूबसूरती है कि आप कुछ भी कह सकते हो, आप अपने विचारों को रखने को स्वतंत्र हो। लेकिन उसमें एक प्रोविजन आर्टिकल 25 भी है, वो इस बात की मनाही करता है। किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरे के धर्म को बुरा धर्म कहेंगे। आप माने ना माने ये आपकी स्वतंत्रता है, आपका उसको प्रचार प्रसार करें ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन गाली देना स्वतंत्रता नहीं है। किसने बेच दिया? आपने सही क्वेश्चन पूछा, कौन सा सनातन धर्म बेच दिया? किसने बेच दिया? 60 करोड़ लोग जहां जा चुके हैं अपनी आस्था के, आस्था को चैलेंज, वो कह रहे झूठ है, ये सब मार्केटिंग है, कोई नहीं गए 60 करोड़ वहां पे, सब फ्रॉड बाबा की मार्केटिंग है ये। तो कैसी नहीं कैसी आरोप लगा सकते हैं इस तरीके के? देखिए, ये कुंभ कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, हर 12 साल बाद कुंभ होता है। अर्ध कुंभ है, कुंभ है, महाकुंभ है। तो ये महाकुंभ है, 12 साल 12 × 12 करेंगे तो 144 बनता है। ये शास्त्रों का ज्ञान है। जब तक आपको आस्था नहीं होगी, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो आप इस तरह की बातें ही करेंगे। और कुछ है नहीं आपके पास, आपको हर चीज में राजनीति दिख रही है। आपने कह दिया ये तो मृत्यु कुंभ है, आप आए तो आपने कह दिया सनातन को बेच रहे हैं। मतलब क्या बेच के, हमने क्या बेचना है इसमें? लोग अपने आप जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। ये कुंभ तो कब से लगता चला आ रहा है भाई, इसमें भी आप अटैक करेंगे तो ये जनता लाइक नहीं करती। और इसीलिए 21 राज्यों में सरकार है एनडीए की, और दोबारा एनडीए की सरकार तीसरी चौथी बार बनेगी बिहार में, क्योंकि वहां पे डबल इंजन की भी सरकार है। प्रोफेसर नवल जो किशोर, काम हुए हैं वो तुलना तो करने पड़ेंगे। पिछले 50 साल 2005 तक जिनकी सरकारें रही हैं उनसे, और इस 20 साल की तुलना करके देखेंगे। 21 राज्यों ने अपना फैसला सुना ही दिया है, मिल्कीपुर ने अपना फैसला सुना ही दिया है, और जो लोग कोसेंगे उनको जवाब मिलेगा। पिछड़े जात का दर्जा नहीं मिलेगा। अब देखिए पप्पू यादव जी ये बोल के चले गए कि सनातन को बेच रहे हैं लोग। इसीलिए आज जाके वहां पे किसान सम्मान निधि दी है, 78 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए आज ट्रांसफर हुआ है। और बिहार के 78 लाख किसान हैं, टोटल 3.5 लाख करोड़ हो चुका है। उसकी गिनती करवाइए, बताया गया कैसे खाद एक एक करके अरविंद जी, एक एक करके कैसे प्रोफेसर नवल किशोर सब्सिडी दी जाती है। देखिए, ये सरकार प्रैक्टिकली काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि बार बार राज्य दर राज्य जीतती चली आ रही है। तो अब ये छटपटा रहे हैं लोग। ठीक है, छटपटाहट है। निकाला प्रोफेसर नवल किशोर, लगता है उनका ऑडियो कट गया है। हाँ, प्रोफेसर नवल किशोर, देखिए मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं बिहार में, और सही बात है, आप बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी जो मुख्य मांगे हैं, क्यों तेजस्वी यादव को 17 महीने में 5 लाख नौकरी देनी पड़ी? अगर आपने वो 5 लाख रिक्तियां तो थी ना जो आपने नहीं दिया था, 3.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा उनको देना पड़ा। खेल मंत्रालय पहली बार बना बिहार में, टूरिज्म का पॉलिसी हुआ, आईटी पॉलिसी हुआ। आप बताइए, कोई उद्योग अगर बिहार में है तो लालू जी का दिया हुआ है, वो चाहे परसा सब छपरा में हो या मढ़ौरा में हो या मधेपुरा में हो। आप तो पिछले 20 साल में कोई एक कारखाना लगाए हो तो बताइए। आपने बोला कि सारा चीनी मिल खुलवा देंगे, सारण से लेके मधुबनी से लेके दरभंगा से लेके मोतिहारी तक, एक भी खुलवाया हो तो बताइए।
आपके प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि दरभंगा में हमने एम्स खुलवा दिया, लोग दिखा रहे थे यहाँ पर तो खेत है। आपके अमित शाह जी बोल रहे थे कि वहां से प्लेन उड़ता है, पता चला वहां पर रनवे ही नहीं है। इस तरह का झूठ बोल के आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है धर्म का, धर्म आस्था का विषय है, उससे आप अपना व्यवस्था चलाने का जो ठिका लिए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग दंगाई हैं। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं आपकी मजबूरी है, तभी तो कुंभ से दूरी है, आपकी वोट बैंक की मजबूरी है, इसीलिए लगातार कुंभ से दूरी है। नहीं हमारे, आप भी एक देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कुंभ में सभी लोग जा रहे हैं, सभी जाति के लोग जा रहे हैं। हमारे पास जो 1 करोड़ हमारे नहीं जाति के तो जा रहे हैं, पर पार्टी के नहीं जा रहे ना, जो 22% वोट बिहार में आता है, जाति के जा रहे हैं, पार्टी के नहीं जा रहे। सुन लीजिए ना, पहले जो 22% वोट हमें मिलते, पार्टी के जाएंगे या नहीं जाएंगे वो हम तय करेंगे, निजी मसला है। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? आपको किसने बोला कि आप इसको बड़ा आयोजन अपने घर का बना लीजिए? धार्मिक आयोजन को धार्मिक रहने दीजिए। आप लोगों को धर्मांध बनाने पर तुले हुए हैं, भक्त बनाने पर तुले हैं। तभी कोरोना ऐसे महामारी में आप ताली और थाली पिटवा रहे थे और वहां पे लोग गैस से मर रहे थे। इस तरह का जो गुमराह करने का, दुष्प्रचार करने का, और जो आपसे सवाल पूछता है उसको डराने का काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा ने दंगा राज कायम किया है, जंगल राज तो कुछ नहीं है उसके सामने। ठीक है, राधिका खेड़ा कहाँ है स्पेशल पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, बोला थोड़ा है, जो असली मुद्दे हैं उनसे तो किनारा कर गए। प्रोफेसर साहब भी बोल रहे हैं, पप्पू यादव भी वही बोल रहे हैं। घोटाला तो शुरू हुआ, सुन नहीं आपकी शिकायत है ना, उनको जवाब देने दीजिए। तो शुरू हुआ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। नहीं आप पूरा, आप और सवाल तो ठीक है, बात पूरी कीजिए। 30 सेकंड और 30 सेकंड और प्रोफेसर साहब 30 सेकंड में जल्दी खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो भाजपा, सुन लीजिए, भाजपा और संघ और उसके साथ जितने भी उसके अधीन लोग हैं बार बार चारा चोर कहते हैं। कहां लिखा है चारा चोर? अगर वैसा होता तो सृजन चोर कौन है? गुजरात में दंगा चोर कौन है? महाकुंभ में इतने लोग मरे, उसका मौत का चोर कौन है? अब बताइए, मुजफ्फरपुर में असहाय बच्चियों के साथ जो रेप हुआ उसके मूछ वाले, टोंद वाले कौन है? ठीक है, वो चारा घोटाले का तो फिर अब हम जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो पढ़ना शुरू कर देंगे। पर एक सेकंड, आपने जो मुख्य मुद्दे उठाए हैं राधिका खेड़ा, उनका जवाब दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज, उनकी आप चर्चा नहीं करते। जो लोग थे बिहार से ही गए थे कुंभ में, जो कि भगदड़ में मर गए, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा। हम हर बात की चर्चा करते हैं, हम उस समय की भी चर्चा करते हैं। इनको कोविड ये बहुत चिल्ला रहे थे, तो कोविड काल में आपको याद है पद्मजा जी, आपके चैनल ने भी बहुत अच्छे से ये दिखाया था कि बिहार के हमारे लोग जितने भी दिल्ली में थे, इनकी जो साथी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में कैसे हाहाकार मचा के उनको पैदल मजबूर किया था। बिहार लोग पैदल चल के आए थे, छोटे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, क्या हालत हुई थी। दिल्ली से उनको किस तरीके से भगाया गया था, लगातार दिल्ली में किस तरीके से बिहारियों को अपमानित करने का, बोझ बोलने का काम करते आ रहे हैं। और यही वो लोग हैं, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, जो गले में गले डाल के, हाथ में हाथ पकड़ के उसी अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया अलायंस का हिस्सा है। लेकिन हम वापस बात आते हैं, ये कह रहे हैं हम ये बात क्यों नहीं कर रहे, वो बात क्यों नहीं कर रहे। हम इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि भागलपुर में गंगा नदी पे 1100 करोड़ का पुल बनाया जाएगा। हम टस्सर सिल्क जो आज हर जगह जिसकी डिमांड बढ़ रही है, उसको लेके रेशम के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं। और हम 10,000 FPO जो बिहार में आ चुके हैं, जो ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। और रही बात बाकी सब बातों की, तो हम सब पे आएंगे, इतनी जल्दी क्या है। लंबी फहरिस्त है जो हमारी सरकार लगातार काम करती आ रही है। इसलिए 20 साल से लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो सिर्फ अपने परिवार को पालने में और फूलने में मदद करता रहा, वो चाहते थे कि सिर्फ उनका परिवार अमीर बने, वो आज 20 साल से सत्ता से बाहर है। जिन लोगों ने, मैं फिर दोहराऊंगी, जिन लोगों ने पशुओं का चारा नहीं छोड़ा, वो बिहार की जनता का आगे बढ़ना कैसे सह सकेंगे, ये पूरा बिहार जानता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव दोबारा वापस सत्ता में नहीं आए। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और अभी तो देखिएगा पद्मजा जी, जब मजा आएगा ये फिर बीच में पागलों की तरह चिल्लाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इनको पानी पिलाइए, थोड़ा इनको संयम रखना चाहिए। अभी लंबी लड़ाई है और बिहार में जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद तो ये बिल्कुल ही बोरिया जाएंगे। लेकिन मैं फिर बात रिपीट करती हूँ, अरे आप चुप करिए। आप
आपको बिल्कुल आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो पागलपन ही है और बौखलाहट ही है। 20 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद क्या हालत हो जाती है वो हमें देखने को मिल रहा है। इससे अच्छा अगर लालू प्रसाद यादव फिरौती लेने की जगह, किडनैपिंग करने की जगह, चारा खाने की जगह प्रदेश में काम करने का काम करते तो आज आपको ऐसे बौखलाना नहीं पड़ता। ठीक है, आप लगातार बीच में बोले, देखिए मैं ना पप्पू यादव के बीच में बोली, पद्मजा जी ना, नहीं, आप 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। विशेष राज्य का दर्जा बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यही वादा किया गया था बिहार के साथ, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिला? अंगड़ाई है आज तो ये अंगड़ाई है। अभी तो बातचीत शुरू हुई है, लंबा समय है, एक एक करके हर चीज में आएंगे। और पद्मजा जी, अगर हम तो हमेशा अपने काम पे वोट मांगते हैं और इसीलिए हम लोकसभा में भी जीत रहे हैं, हम विधानसभाओं में भी जीत रहे हैं। जैसे वाजपेयी जी ने बताया 21 राज्यों में सरकारें हैं। अगर हम काम नहीं कर रहे होते और इनके हिसाब से चल रहे होते तो आज हम 21 राज्यों में नहीं होते। इतिहास हमने देखिए गलत बात है। ठीक है, देखिए लोगों के सामने है, लोगों के सामने है, अगर वादा खिलाफी हुई है तो फिर बिहार के लोग वो भी माफ नहीं करेंगे कि वादा खिलाफी हुई है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन एक जो जरूरी सवाल बार बार बिहार के लोग पूछ रहे हैं अरविंद जी, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ से एक हिंदुत्व का वहां पर एक संदेश गया है, पर जो लोग गए थे, जो भगदड़ में मारे गए, वो भी तो हिंदुत्व के लिए ही गए थे, वो भी तो बिहार के ही थे, वो भी तो सनातनी थे। उनका हिसाब कौन करेगा? पद्मजा जी, यूपी सरकार ने बाकायदा डिक्लेरेशन की है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है भगदड़ में और उनको बाकायदा मुआवजा भी दिया है। नहीं, पर देखिए जब इतना इसीलिए तो घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपकी बदइंतजामी से सनातनियों की जान चली गई। अरे भाई 60 करोड़, ये जरा ध्यान में रखें, 60 करोड़ भगदड़ क्यों मची, क्यों नहीं मची, क्या कारण है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और जुडिशियल कमीशन भी बना दिया, वो रिपोर्ट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। जिसके खिलाफ, जिसने कार्रवाई की है इस तरह की, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी फौरन चीजों को कंट्रोल किया गया। 60 करोड़, एक इमेजिन करिए, पूरे यूरोपियन कंट्री की जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोग वहां पे जाके आस्था के साथ डुबकी लगाई उनकी। तो अगर छोटा मोटा कोई हो पाया है, उसके कार्डों की जांच के बाद हम डिसीजन करेंगे। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार लोगों की आस्था का भी प्रबंध करती है, उसमें यकीन रखती है, किसानों के लिए बात करती है, छोटे किसानों के लिए बात करती है, उनके लिए कैसे इनकी आय डबल हो, उसके लिए नए रास्ते खोल रही है। और जहां तक बिहार का सवाल है ना, हम तो बार बार कहेंगे कि चारा खा गए क्योंकि कोर्ट की स्टैंप लगी है, हम तो बार बार कहेंगे कि सजा हुई है क्योंकि कोर्ट की स्टैंप, हम तो बार बार कहेंगे कि पूरा परिवार क्योंकि कोर्ट की स्टैंप लगी है, कोई आरोप नहीं है हमारे। अरे आप सुनिए ना, इसका जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब है नवल किशोर जी, क्योंकि उनका कमाई नहीं है, राजनीतिक कमाई खा रहा है और एक बार हिम्मत नहीं हुआ बोलने का। ऐसे लोगों से यही दंगा राज है, यही दंगा राज है कि वो तक नहीं बोल पाएंगे। अरे इससे क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर से जवाब दो ना, सजा याफ्ता है कि नहीं है? नीतीश कुमार बोलिए सजा याफ्ता है कि नहीं है? कर दिया जाएगा। बोलिए जमानत में है कि नहीं है? इसका जवाब देना पड़ेगा, दाएं बाएं जाने से नहीं होगा। आप वकील हैं कि फुटपाथी हैं? अच्छा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, एक दूसरे पे कमेंट मत कीजिए। देखिए सारे मुद्दे जरूरी हैं, चुनावी मैदान में सारे मुद्दों पर जनता गौर भी करेगी, फैसला भी करेगी, विकास की भी बात करेगी, लेकिन आस्था पर भी ध्यान देगी कि किसने आस्था का अपमान किया है। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।